हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में बच्चे डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर अपना रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है, क्लास 8th साइंस का ये चैप्टर नंबर 6 है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब कि इसमें किस किस तरह के इवेंट्स होते हैं, किस किस तरह की फेजेस होती हैं, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 तरह की स्टेज होती है, या आप ऐसा समझिए यहाँ पर 3 तरह के फेजेस होते हैं। इसमें फेज़ होते हैं 3 तरह के। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने डायग्राम के थ्रू एक प्रोसेस को, और उसके बाद हम उसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे फेजेस को। तो चलिए देखते हैं। सो बच्चों, यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर आपने एक मदर को यहाँ पर आपने लिया और यहाँ पर आपने एक फादर को यहाँ पर लिखा। ये मदर और ये फादर, ये यहाँ पर फीमेल जो है या मदर है, यहाँ पर ये क्या देंगी, फीमेल एग। और यहाँ पर ये फादर हैं जिन्हें हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देंगे स्पर्म। तो जब ये फीमेल गैमीट आप समझिए, यहाँ पर मदर के थ्रू हमें फीमेल एग मिलता है और फादर के थ्रू हमें स्पर्म मिलता है। तो जब हम गैमीट्स को, फीमेल गैमीट्स को और मेल गैमीट्स जब हम इन दोनों को फ्यूज कराएंगे, जब यहाँ से ये दोनों फ्यूज होंगे तो ये मिलकर बनेंगे बच्चों, ये मिलकर बनेंगे यहाँ पर ये जाइगोट बनेंगे, जिसे हम 2n लिखेंगे। और यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हम इस 2n को हम बोलेंगे जाइगोट। जाइगोट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये 2n है और यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो जब मदर के थ्रू फीमेल एग आएगा और फादर के थ्रू मेल स्पर्म आएंगे, ये दोनों गैमीट्स जब आपस में मिलेंगे, ये दोनों गैमीट्स जब आपस में फ्यूज़ होंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर जाइगोट, और जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आपको पता है बच्चों, किसी भी रिप्रोडक्टिव सेल में 22+X और 22+Y क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल में 22+Y और फीमेल में 22+X, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मदर में 22+X क्रोमोसोम होंगे और फादर में 22+Y क्रोमोसोम होंगे। तो आप यहाँ पर ऐसा समझिए 22+X और यहाँ पर आप समझिए बच्चों 22+Y, बच्चों 46 क्रोमोसोम हो रहे हैं। तो इस तरह से जाइगोट बनेगा। और जब बहुत सारे सेल्स जो मिल करके बनाएंगे, क्लस्टर ऑफ सेल्स जब मिल जाएंगे, यानी एक सेल्स का गुच्छा जब हो जाएगा, तो उससे बनेगा बच्चों, जाइगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो। सो बच्चों, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद बन जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब आगे डेवलप हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किस में रूप ले लेगा, वो फीटस का रूप ले लेगा। फीटस ऐसी स्टेज होती है बच्चों एम्ब्रियो की, जिसमें उसके बच्चे के कुछ ना कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो जाएं। मतलब एम्ब्रियो एक सेल्स का गुच्छा हो गया। जब उस गुच्छा इतना बड़ा हो जाए, आप ऐसा समझिए कि क्लस्टर ऑफ सेल्स जब इतने बड़े हो जाए, इतना डेवलप कर जाए कि उनमें हाथ पैर, उनके ऑर्गन्स जो लिम्स हैं, 4 लिम्स, ये सब डेवलप होने लगें, तो उससे हम बोलेंगे फीटस। तो यहाँ पर अब जो स्टेज आएगी बच्चों, इसे हम बोलेंगे फीटस। और फीटस के बाद बच्चों यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये छोटा सा बच्चा जो है, यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये बच्चा बच्चों डेवलप हो जाएगा। और फिर ये छोटा सा बेबी जो है वो ग्रो करके और ये जन्म लेगा।
इसकी डिलीवरी होगी, ये इस दुनिया में आएगा और ये छोटा सा बेबी कैसे एक सेल के बाद ये धीरे धीरे ग्रो करते करते आज इस फॉर्म में ये आ गया है। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा अभी तक। तो इसी फेजेस को हम डिवाइड करेंगे, इन्हीं में से कुछ हम फेजेस को क्लासीफाई करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सो आप ऐसा समझिए, ये जो आपने यहाँ पर इसको लिखा ये हो जाएगी बच्चों, इसे हम फर्स्ट फेज़ बोलेंगे। तो इसे हम फर्स्ट फेज बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रीजाइगोटिक फेज। हम इसे बोलेंगे प्रीजाइगोटिक। प्री का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी जाइगोटिक फेज के पहले का जितना, मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी चीज़ अगर आप जाइगोटिक स्टेज को लेकर चल रहे हैं तो उससे पहले की जो चीज़ें होंगी उसे हम बोलेंगे प्री जाइगोटिक, और जो बाद की चीज़ें होंगी हम उसे बोलेंगे पोस्ट जाइगोटिक। तो इस तरह से हम इसे प्री जाइगोटिक फेज़ बोलेंगे, या फिर हम इसे गैमेटिक फेज़ भी बोलेंगे। इसे हम गैमेटिक फेज़ भी हम इसे बोलेंगे। सो यहाँ पर ये प्री जाइगोटिक फेज़ हो गई। इसके बाद बच्चों आएगी जाइगोटिक फेज़। जाइगोटिक फेज़ यहाँ से डेवलप होगी और ये जाइगोट तक जाएगी, तो हम इसे बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर फीमेल गैमिट और मेल गैमिट दोनों का फर्टिलाइजेशन हो रहा, तो हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन लिख देते हैं। यहाँ पर बच्चों फीमेल गैमिट और मेल गैमिट का फर्टिलाइजेशन हो रहा और ये जाइगोट में बन रहा है। इस प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन बोला, और इस फेज़ को हम किस नाम से जानेंगे बच्चों? इस फेज़ को हम लिखेंगे बच्चों जाइगोटिक फेज़। तो इस नाम को इस फेज़ को हम बोलेंगे बच्चों कि जब फीमेल गैमिट और मेल गैमिट का फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट में बन गया, तो इस फेज़ को हम बोलेंगे, हम अवस्था को बोलेंगे, हम इस फेज़ को बोलेंगे जाइगोटिक फेज़। और जब इसके बाद आएगी बच्चों पोस्ट जाइगोटिक फेज़। सो बच्चों अब इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट जाइगोटिक फेज़ किसे बोलते हैं। सो जाइगोट से लेकर, ये आप ऐसा समझिए, इस डायग्राम को हम दोबारा रीड्रॉ कर लेते हैं तो आपको एक सीक्वेंस में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये फीटस हो गया, और ये फीटस से ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो बच्चा जो है वो डेवलप हो गया। सो इस फेज को हम बोलेंगे, जाइगोट से जब ऑर्गेनिज्म के बनने तक की फेज़ को हम बोलेंगे बच्चों पोस्ट जाइगोटिक फेज़। तो हम इसे लिखते हैं 3rd नंबर पे। ये कौन सी फेज़ है? ये फेज़ है बच्चों पोस्ट जाइगोटिक फेज़। पोस्ट जाइगोटिक फेज़। सो हमने इसे नाम दिया पोस्ट जाइगोटिक फेज़। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सो सबसे पहले बच्चों प्री जाइगोटिक फेज़ होती है जिसे हम गैमेटिक फेज़ बोलते हैं। इसके बाद जाइगोटिक फेज़ होती है जिसमें जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, अपने गैमेट्स से जाइगोट बनता है। और पोस्ट जाइगोटिक फेज़ में जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फीटस और फीटस से ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलेंगे पोस्ट जाइगोटिक फेज़। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और सारी चीज़ें हम इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। बच्चों अब देखते हैं हम फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं और हमें पता चलेगा कि जो बच्चा जन्म लेता है वो क्यों अपने सिमिलैरिटीज़ रखता है अपने पेरेंट्स के साथ। यानी उस बच्चे का कुछ कैरेक्टर जो है वो मदर से मिलता है और कुछ कैरेक्टर जो है वो फादर से मिलता है। तो ये इसके पीछे क्या वजह है, तो आइए देखते हैं हम फर्टिलाइजेशन की डेफिनीशन। तो फर्टिलाइजेशन की हम बहुत बेसिक सी डेफिनीशन लिखे हैं बच्चों कि हम इसकी बहुत छोटी सी और शॉर्ट फॉर्म में डेफिनीशन आप लिखे हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। फ्यूज़न ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब बच्चों एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करें, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो बहुत बेसिक सी डेफिनीशन है, आइए देखते हैं।
फ्यूज़न ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूज़न ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एग और स्पर्म जब आपस में फ्यूज करें, ज्वाइन करें, उसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। सो बच्चों, हमने बहुत ही ईजिली समझा कि जब फीमेल का एग और मेल का स्पर्म जब आपस में फ्यूज करें, फ्यूज का मतलब कि जब दो चीज़ें आपस में जुड़कर एक हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, तो हम उसे बोलेंगे फ्यूज़न। तो इसी फ्यूज़न को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन आपने देखी। अब हम कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। तो जब स्पर्म की न्यूक्लियाई और एग की न्यूक्लियाई, ऐसा समझिए कि ये स्पर्म की न्यूक्लियाई है और ये एग की न्यूक्लियाई है, जब आपस में ये दोनों फ्यूज़ हो जाएं, जब मिल जाएं, तो एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाएंगे, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे। भाई, दो छोटी न्यूक्लियाई जब फ्यूज़ हो जाएंगी तो एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे। जब सिंगल न्यूक्लियस बनेगा तो उससे क्या होगा बच्चों, एक फर्टिलाइज्ड एग बनेगा और जिसे हम बोलेंगे जाइगोट। सो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट। और इसके हम बोलेंगे कि ये जो फर्टिलाइज्ड एग बना है इसे हम बोलेंगे जाइगोट। सो हमने जाइगोट के बारे में देख लिया। द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। इस लाइन का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मदर का एग सेल और फादर का स्पर्म सेल, इन दोनों का मीट होना, आपस में मिलना, इसी को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो इसे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है कब, जब मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। तो जब स्पर्म सेल फादर का और मदर का एग सेल, जब ये दोनों फ्यूज होंगे, सो जब स्पर्म सेल फादर का और मदर का एग सेल जब ये दोनों आपस में फ्यूज करें, जब ये दोनों आपस में फ्यूज करें, इसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो हमने बहुत ही डिटेल में इसको, बहुत ही आसानी से इसको समझा फर्टिलाइजेशन के बारे में। लास्ट में एक अलग सी लाइन लिखी हुई है बच्चों, जो मैंने अलग से हाईलाइट की है, उसे देखते हैं। न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स, नया जो इंडिविजुअल है जो जन्म लेगा वो इनहेरिट करेगा, यानी अपने पेरेंट्स से प्राप्त करेगा। क्या चीज़ें प्राप्त करेगा? सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम दी फादर। तो इस लाइन का मतलब हुआ बच्चों कि जब नया बच्चा जन्म लेगा, जब छोटा सा बच्चा जन्म लेगा, तो क्या होगा उसके अंदर, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स माँ के अंदर की और कुछ जो कैरेक्टर्स जो है वो पिता के, वो दोनों के कैरेक्टर्स उस बच्चे में होंगे। इसका मतलब कि जो बच्चा जन्म लेता है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर माता पिता के कैरेक्टर्स रहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा बच्चों कि कोई आपको बोलता है कि आपका चेहरा इनसे मिलता है, आपका चेहरा आपके पिता की तरह है, आपका चेहरा आपकी माता की तरह है। तो वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं के थ्रू इनहेरिट हुए हैं, इन्हीं के थ्रू आपको मिले हुए। तो बच्चों, हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में देखा। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये दो तरह के इसके टाइप्स हो गए। तो इसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। सो बच्चों, अब देखते हैं हम फर्टिलाइजेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन हम देखते हैं। सो बच्चों, दो तरह के फर्टिलाइजेशन के टाइप्स होते हैं। पहला है अपना इंटरनल फर्टिलाइजेशन और सेकंड है अपना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो हम बारी बारी से देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को। साथ में हमने एक टेबल के फॉर्म में, आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर नोट किया है ताकि आपको इनके डिफरेंस भी साथ साथ पता चलते रहे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन देखते हैं बच्चों कि इसमें फर्टिलाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है बच्चों, पहला टाइप है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें कुछ ना कुछ इंटरनली काम हो रहा है। और यहाँ पर है दूसरा टाइप बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो बारी बारी से हम देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
जनरली ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज करके अंदर ही उनका फ्यूज़न होगा, अंदर ही गैमीट जो है आपस में फ्यूज करेंगे और वो जाइगोट बनाएंगे और साथ में वो ऑर्गेनिज्म अंदर ही डेवलप होगा। और वो किसकी बॉडी के अंदर डेवलप होगा? वो फीमेल के बॉडी के अंदर डेवलप होगा, इसलिए हम इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। जो मेल के स्पर्म्स हैं, द स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल इनटू द फीमेल। जो मेल है वो अपना स्पर्म्स या मेल गैमीट्स अपना ट्रांसफ़र करेगा फीमेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया। अब वहाँ पर फ्यूज़न हो करके और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेवलप होने लगे। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं बच्चों, अच्छे से समझते हैं। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बच्चों फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी। इसका मतलब हुआ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और वो बॉडी कौन सी होगी? वो फीमेल की बॉडी होगी। सो आप ऐसा समझिए कि अगर फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो इंटरनल का मतलब है कि किसी चीज़ के अंदर, किसी भी कवरिंग के अंदर, सो इसमें हो रहा है बच्चों फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर, सो इसे हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आपको ये वर्ड बहुत ज़रूरी याद रखना है कि यहाँ पर इनसाइड द बॉडी, और इसके अंदर होता क्या है कि जो मेल है वो अपना स्पर्म्स ट्रांसफ़र करेगा फीमेल की बॉडी के अंदर। सो द स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल इनटू द फीमेल। जो मेल के स्पर्म्स रहेंगे, जो मेल गैमीट्स रहेंगे, वो ट्रांसफ़र होंगे फीमेल की बॉडी के अंदर और वहाँ पर फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से अपना बेबी बन जाएगा, यानी फीटस जो यानी उसमें बच्चे का रूप ले लेगा। वो एम्ब्रियो आगे चल करके फीटस बनेगा और बच्चे का रूप ले लेगा। सो यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इसमें ह्यूमंस, काउज, हेन्स और डॉग्स, यानी ह्यूमंस के अंदर, काऊ, हैन और डॉग के अंदर, इन सब के अंदर होता है। और साथ में हमने एटसेट्रा भी लिखा है, ETC लिखा है, जिसका मतलब हुआ, वैसे एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, इसका मतलब हुआ कि इसके बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हमने कुछ ही एग्जाम्पल्स आपकी सहूलियत के लिए, आपके इजी याद रखने के लिए हमने 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं। सो आई होप आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझ में आया होगा कि इसमें फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें जो स्पर्म्स हैं वो मेल के वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं फीमेल की बॉडी में, और वहाँ फिर आगे की प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन की इवेंट्स जो हैं वो आगे चलते रहते हैं। इसी तरह इसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम देखते हैं, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों? ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल का मतलब ही हुआ कि किसी की बॉडी के बाहर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी, इसको हम अंडरलाइन करते हैं, ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए हमने इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिया। यहाँ पर एक्सटर्नल काम हो रहा है, एक्सटर्नल हो रही हैं चीज़ें। मेल एंड फीमेल रिलीजेस गैमीट्स, दैट इज़ स्पर्म्स एंड ओवा रेस्पेक्टिवली इनटू द सराउंडिंग और वाटर। इसमें जो मेल है, ऐसा समझिए आप कि अगर मेल और फीमेल अपने गैमीट्स जो हैं, और जो आप कह सकते हैं कि मेल का स्पर्म और ओवा का, आप ऐसा समझिए कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा वो एक ही साथ जो है यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में रिलीज़ किए जाते हैं। एक साथ का क्या मतलब हुआ? एक साथ का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए अगर ये एक साथ नहीं रिलीज करेंगे तो इनके फर्टिलाइजेशन के जो फ्यूज़न होने के चांस हैं वो कम हो जाएंगे। आप ऐसा समझिए कि अगर इन्होंने एक टाइम पर किया, एक टाइम पर इन्होंने रिलीज किया, तो वो कभी आपस में मिल ही नहीं पाएंगे, बहुत कम चांस रहेगा उनका मिलने का। और यहाँ पर साथ में एक ही जगह में यहाँ पर रिलीज करने होते हैं गैमीट्स। इसके बारे में हमने आगे लिखा है, इसके बारे में देखते हैं। बोथ रिलीज गैमीट्स एट द सेम टाइम। दोनों जो गैमीट्स हैं आपस में वो एक समय पर रिलीज करते हैं और एक ही जगह करते हैं, एट द सेम प्लेस एंड इन लार्ज नंबर्स, और बहुत ज़्यादा नंबर में रिलीज करते हैं। कभी आपने फ़िश को अंडे देते हुए देखा होगा, फ़िश को आपने
रिप्रोडक्शन और अपने गैमीट्स देते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा बहुत सारे गैमीट्स जो हैं, बहुत सारी मछलियां एक साथ वो जन्म लेती हैं। उसी तरह मेढक को अभी आपने देखा होगा, फ्रॉग को बहुत सारे अंडे देता है, बहुत सारे इसमें से जो छोटे छोटे टैडपोल्स हैं वो बहुत सारे अंडे दे करके एग्स देखता है, और यहाँ पर बहुत लार्ज नंबर में ये करता है। लार्ज नंबर में ये क्यों करता है बच्चों? क्योंकि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत तरह के खतरे होते हैं। कैसे खतरे? मान लीजिए कि अगर फिश ने कम नंबर में रिलीज किया, मान लीजिए कुछ मुट्ठी भर थोड़ा सा ही आपने यहाँ पर फिश ने रिलीज किया गैमीट्स, और बगल से मगरमच्छ आया और इनको खा गया, तब तो फिश का काम यहीं पर समाप्त हो गया। मान लीजिए फिश ने बहुत कम नंबर में गैमीट्स को रिलीज किया और उसके बाद कुछ ही देर में वहाँ से कोई ऑर्गेनिज्म आया, मान लीजिए मगरमच्छ आया, और वो मछली के सारे अंडों को खा गया, गैमीट्स को खा गया, तब तो मछली का काम जो है वो नष्ट हो गया। वो काम जो है तो उसका बर्बाद हो गया, रुक गया। अब उसकी जो बच्चे हैं वो रहेंगे ही नहीं। इसलिए मछली क्या करती है बच्चों, फिश क्या करती हैं, फिशेस बहुत ज़्यादा नंबर में अपने बच्चों को जन्म देती हैं, बहुत ज़्यादा गैमीट्स रिलीज करती हैं, एकदम मान लीजिए कि 100, 200, 1000 इस तरह से रिलीज करती हैं, ताकि अगर कुछ बच्चे खा भी जाए मगरमच्छ या किसी तरह से नुकसान भी पहुंच जाए, मान लीजिए पानी का टेम्परेचर बढ़ गया या कहीं पर समंदर में, ओशियन में कहीं पर तूफ़ान आने लगा, कहीं कुछ दिक्कत आ गई, तो यहाँ पर जिससे क्या हो कि कुछ अगर नष्ट भी हो जाए तो कुछ तो बची रहेंगी, कुछ अगर नष्ट हो जाएंगी तो कुछ तो बची रहेंगी, और वही जो आगे चल करके दोबारा रिप्रोड्यूस करेंगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है तो कोई ज़्यादा रिस्क है नहीं, फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा, अगर फीमेल थोड़ा सा ध्यान रखेंगी अपना तो उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी, बहुत कम नंबर में यहाँ पर गैमीट्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। सो इस वजह से बच्चों यहाँ पर बहुत कम जो है वो ऑर्गेनिजम्स जन्म लेते हैं, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत ज़्यादा नंबर में बच्चे जो हैं वो न्यू बॉर्न्स जो हैं वो नए बच्चे जन्म लेते हैं। तो आई होप आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा। सो बच्चों अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन की, क्यों मछलियाँ, क्यों फिशेस इतने सारे अंडे देती हैं, इतने सारे गैमीट्स रिलीज करती हैं, जबकि जो मुर्गियाँ हैं, हेन हैं, वो बहुत कम अंडे देती हैं और बहुत कम एग्स प्रोड्यूस करती हैं। सो इसके हम कुछ रीजंस देखते हैं कि फिशेस ऐसा क्यों करती हैं, मछलियाँ आखिर ऐसी, उनकी क्या मजबूरी है कि वो ऐसी चीज़ें करती हैं। सो बच्चों होता क्या है कि जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं, मान लीजिए समुद्र में है या नदी में है या तालाब में है, तो वहाँ पर कई सारे जानवर होते हैं, सिर्फ मछलियाँ तो नहीं होती, वहाँ पर कुछ और अदर जानवर होते हैं, अदर एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उन मछलियों को भी खाएंगे, उन मछलियों के अंडों को भी खाएंगे। तो मछलियाँ अगर इस तरह से अगर कम नंबर में एग्स देंगी, अगर कम नंबर में एग्स रिलीज करेंगी, तो मान लीजिए कि किसी ने आकर उनको खा लिया और मछलियों का काम रुक जाएगा। सो इसलिए मछलियाँ जो हैं हंड्रेड्स ऑफ एग एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म, बहुत सारे एग्स और लगभग मिलियन में स्पर्म्स जो हैं वो लाखों में स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज करती हैं। फिशेस ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, बहुत सैकड़ों अंडे और लाखों स्पर्म्स को वो रिलीज करती हैं। बट ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप इनटू इंडिविजुअल, लेकिन सारे अंडे और सारे स्पर्म्स तो फर्टिलाइज नहीं होते कि चलो हमने जितने स्पर्म्स रिलीज किए, जितने हमने एग्स रिलीज किए, सारे आपस में फर्टिलाइज हो करके और नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएं। ऐसा तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एग्स एंड स्पर्म्स आर एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो अंडे हैं और जो स्पर्म्स हैं वो बाहरी इन्वायरमेंट में एक्सपोज रहते हैं, यानी उनसे घिरे रहते हैं। एक्सपोज का मतलब कि यार हम खतरे में हैं, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो जो एग है और स्पर्म है वो एक्सपोज रहता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। देयर आर अदर एनिमल्स विच में फीड ऑन दीज एग्स, और साथ में वहाँ जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर अलग अलग एनिमल्स रहते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो उन एग्स को फीड कर पाए। फीड का मतलब है कि उनको खा लें। मान लो मछलियाँ आपको
अब मान लो मछलियाँ आपने अंडे रिलीज की और कुछ दूसरा एनिमल आया, ऑर्गेनिज्म आया और उनको खा लिया, तो ये भी पॉसिबल है। इसलिए साथ में टेम्परेचर, वेदर, रेनफॉल, टू हार्श इन्वायरमेंट, साथ में बच्चों टेम्परेचर है, वेदर है और बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट। हार्श का मतलब है बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है मछलियों के लिए। हमारे लिए तो अर्थ पे रहना पॉसिबल है, लेकिन मछलियों के लिए पानी में रहना बहुत ही डिफ़िकल्टी भरा होगा। सोचिए आपको ही यदि पानी के अंदर रहने के लिए बोल दिया जाए तो आप नहीं रह पाएंगे। इसी तरह मछलियाँ भी बच्चों, उनके लिए बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, वेदर है, रेनफॉल है। मान लीजिए बारिश ज़्यादा होने लगी, कुछ ऐसी पानी में हलचल हो गई, पानी का लेवल बढ़ गया, तो वो भी चैलेंजेस होते हैं। तो इन सब चैलेंजेस को देखते हुए मछलियाँ जो है बहुत सारे एग्स जो है रिलीज करती हैं, बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं रिलीज करती हैं, ताकि उनमें से अगर नष्ट भी हो जाए तो कुछ बचे रहें। कुछ अगर नष्ट भी हो जाए तो उनके पास कुछ ना कुछ बैकअप के लिए तो रहना चाहिए। इसलिए देयरफॉर, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। इसलिए बच्चों लार्ज नंबर में एग्स और स्पर्म्स को वो प्रोड्यूस करती हैं। अब इसका हमने देख लिया फिशेस का, अब हम हिन का देखते हैं, यानी मुर्गियों का देखते हैं कि वो क्यों इतना ज़्यादा एग्स जो हैं वो नहीं रिलीज करती, वो इतने ज़्यादा अंडे क्यों नहीं अपनी रिलीज करती और बहुत ज़्यादा वो बच्चे क्यों नहीं आप एक साथ जन्म देती, सैकड़ों हजारों बच्चों को वो जन्म क्यों नहीं देती एक साथ। उसके कुछ हम रीजंस देखते हैं। बच्चों आपने जैसा कि देखा कि फिशेस क्यों इतना ज़्यादा एग्स को रिलीज करती हैं। अब हम देखते हैं हेंस में ऐसा क्यों नहीं होता, मुर्गियाँ इतने ज़्यादा अंडे क्यों नहीं देती, सारे गैमीट्स क्यों एक ही टाइम पर रिलीज नहीं करती। Hence lay only one egg at a time because egg is covered by a protective covering cell which protects from external environmental conditions। यहाँ पर हमने रीज़न बताया है कि हेंस में क्या होता है, मुर्गियों में क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। जब वो फ्यूज़न होगा उसके बाद उनमें एक कवरिंग बन जाएगी जिसे हम सेल बोलेंगे, प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसे हम सेल बोल रहे हैं, which protects it from external environmental conditions, जो उसे प्रोटेक्ट करेगी बाहरी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उससे। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, मान लीजिए कभी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कभी गर्मी है, कभी बारिश हो रही है, कभी ओले गिर रहे हैं, मतलब जितनी तरह की प्रॉब्लम्स आप देखते हैं तो उनसे वो सेल जो है, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो उससे बचाता है। इसलिए हेंस जो है ओनली वन एग एट अ टाइम, एक टाइम पर सिर्फ एक ही एग को रिलीज करती हैं। दैट्स वाई, इसीलिए फिशेस एंड फ्रॉग्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स वेयर एज हेंस लेज ओनली वन एग। इसलिए मुर्गियां जो हैं सिर्फ एक एग रिलीज करती हैं और अपने रिप्रोडक्शन के टाइम पर, जबकि फिश और फ्रॉग जो है वो बहुत सारे एग्स को रिलीज करते हैं एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में देखा, उसके टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने देखा, फिर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया कि क्यों मछलियाँ इतने सारे अंडे देती हैं, क्यों इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स को रिलीज करती हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को रिलीज करती हैं, जबकि एक hen जो है वो सिर्फ कुछ ही एग्स को रिलीज करती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा होगा बच्चों तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से बच्चों मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए हम यहाँ पर कोई फालतू चीज़ें आप लोगों से नहीं रिक्वेस्ट करते, हम सिर्फ आपका प्यार यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों और अगले टॉपिक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसा ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू बच्चों।